नमस्कार। आज 9 जनवरी 2026 की कुछ ऐसी खबरें हैं जो पहली नज़र में शायद अलग अलग लगें, लेकिन जब हम उन्हें जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। आज हम अर्थव्यवस्था की मशीनरी से लेकर समाज के नियमों और भारत की वैश्विक पहचान तक हर पहलू की गहराई में उतरेंगे। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि इन घटनाओं के असली मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर भारत चीन के औद्योगिक रिश्तों से जुड़ी है। एक नया वीजा EB4 चर्चा में है जी। ये वीजा चीनी तकनीकी विशेषज्ञों को भारत आने के लिए है। अब सुनने में तो एक सामान्य प्रशासनिक कदम लगता है, पर क्या ये इतना सीधा है? नहीं, ये उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। असल में ये भारत की मेक इन इंडिया महत्वाकांक्षा और उसकी आप कह सकते हैं जमीनी हकीकत के बीच का एक दिलचस्प संतुलन दिखाता है। अच्छा। देखिए, ये वीजा प्लांट इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और ट्रेनिंग जैसे कामों के लिए है। इसका मतलब जब हम चीन से भारी मशीनरी मंगाते हैं तो उसे चलाने और हमारी टीमों को सिखाने के लिए हमें उनके विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। तो मतलब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन और तेज करके हम एक तरह से ये मान रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, कि हमारी निर्भरता अभी भी बनी हुई है, भले ही हम जियोपॉलिटिकली चीन से दूरी बनाने की बात करते हो। बिल्कुल। ये एक बहुत ही व्यावहारिक कदम है। ये दिखाता है कि आर्थिक और औद्योगिक निर्भरता को मतलब रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। एक तरफ हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट्रियों को चालू भी रखना है। सही कहा। हमें अपनी फैक्ट्रियों को चालू रखने के लिए चीनी विशेषज्ञता की जरूरत है। तो ये वीजा सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये हमारी औद्योगिक मजबूरियों और रणनीतिक जरूरतों का एक आईना है। औद्योगिक मजबूरियों से अब आते हैं एक बड़े नीतिगत बदलाव पर। तेलंगाना ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है। जी, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। पहले ये था कि 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोग चुनाव नहीं लड़ सकते थे। जी, और ये फैसला पंचायत राज संशोधन विधेयक 2026 के जरिए आया है। इस तरह के नियम हमेशा से मतलब एक बड़ी बहस का विषय रहे हैं। हाँ, रहे तो हैं। एक तरफ तर्क ये है कि ये जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देता है, लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि क्या किसी को उसके परिवार के आकार के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन एक चिंता ये भी तो होती होगी कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण की नीतियां हैं, उन पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है, या ये तर्क अब थोड़ा पुराना हो गया है? ये बहुत जरूरी सवाल है। इस नियम को हटाने के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मामला है और अक्सर इसका असर समाज के कुछ खास वर्गों पर ज्यादा पड़ता है। अच्छा। उनका मानना है कि चुनावी योग्यता को किसी के बच्चों की संख्या से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तो हाँ, ये फैसला तेलंगाना में तो लागू हो गया है, लेकिन ये बहस अब और तेज हो जाएगी कि चुनाव लड़ने के लिए सामाजिक शर्तें क्या होनी चाहिए। और अब बात एक किताब की जिसका शीर्षक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लॉन्च किया है और इसके लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश। एक पत्रकार जब इतिहास लिखता है तो उसका नजरिया कैसा होता होगा? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। जो अकादमिक इतिहासकार होते हैं वो तथ्यों, तारीखों और स्रोतों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, जो जरूरी भी है। बिल्कुल जरूरी है। लेकिन एक पत्रकार, खासकर प्रेम प्रकाश जैसे अनुभवी व्यक्ति, वो इतिहास में मानवीय कहानियों को ढूंढते हैं। वो उन छोटे छोटे पल्लों को पकड़ते हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी किताबों में मतलब कहीं खो जाते हैं। तो ये किताब वैसी ही अनसुनी कहानियों के बारे में है? जी, स्वतंत्रता संग्राम की उन्हीं अनसुनी कहानियों को सामने लाती है जिन्हें आम पाठक आसानी से पढ़ और महसूस कर सकें। चलिए अब पर्यावरण से जुड़ी एक खबर की तरफ चलते हैं जिसने मेरा ध्यान खींचा, क्योंकि मैंने चंदन तेंदुए के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। हाँ, ये काफी दुर्लभ है। ये कर्नाटक में देखा गया है। क्या ये कोई नई प्रजाति है या कुछ और है? नहीं, ये कोई नई प्रजाति नहीं है और यही बात इसे और भी खास बनाती है। ये तेंदुए का ही एक बेहद दुर्लभ रंग रूप है जिसे पेल मॉर्फ कहते हैं। पेल मॉर्फ? जी, इसका रंग सामान्य तेंदुए से बहुत हल्का, लगभग चंदन जैसा होता है, शायद किसी जेनेटिक वजह से। इसका दिखना इस बात का संकेत है कि उस जंगल के इकोसिस्टम में जेनेटिक विविधता अभी भी मौजूद है। ये उस जंगल की सेहत का एक अच्छा संकेत है। और कर्नाटक तो वैसे भी वन्य जीवों के लिए काफी मशहूर है। बिल्कुल, बांदीपुर और नागरहोल जैसे नेशनल पार्कों के लिए मशहूर हैं और ये साइटिंग उस खजाने में एक और मोती की तरह है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की। जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक को सिक्किम हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जी। जब भी ऐसी नियुक्तियां होती हैं, हम अक्सर संविधान के अनुच्छेदों की बात करते हैं, जैसे अनुच्छेद
217 और 222, लेकिन इन नंबरों के पीछे का असल मतलब क्या है? असल मतलब है शक्तियों का संतुलन। ये प्रक्रिया सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार के अधिकार के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। कैसे? देखिए, नामों की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों का कॉलेजियम करता है, ताकि न्यायपालिका में कौन आएगा ये जज ही तय करें। लेकिन नियुक्ति की अंतिम मुहर राष्ट्रपति लगाते हैं, जो सरकार की सलाह पर काम करते हैं, और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो मतलब किसी एक के हाथ में पूरी ताकत नहीं है? बिल्कुल। ये पूरी प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि किसी एक संस्था के हाथ में सारी ताकत ना हो और राजनीतिक दखलंदाजी कम से कम हो। इसी तरह की एक और नियुक्ति हुई है। पीएस गिरीसा को बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड का निदेशक बनाया गया है, वित्त निदेशक। जी, डायरेक्टर फाइनेंस। रेशम बोर्ड का नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन इसमें एक वित्त निदेशक की भूमिका इतनी अहम क्यों हो जाती है? क्योंकि केंद्रीय रेशम बोर्ड सिर्फ एक सरकारी दफ्तर नहीं है। ये लाखों रेशम किसानों, कीट पालकों और बुनकरों की आजीविका का केंद्र है। अच्छा। तो निदेशक वित्त का काम ये सुनिश्चित करना है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो पैसा सरकार देती है वो सही तरीके से जमीन तक पहुंचे। नई तकनीक से लेकर किसानों को सब्सिडी देने तक हर चीज का बजट और ऑडिट यही पद संभालता है। उनकी एक छोटी सी चूक लाखों लोगों की आमदनी पर असर डाल सकती है। चलिए, अब आज की तारीख यानी 9 जनवरी की बात करते हैं। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। जी बिल्कुल। हम जानते हैं कि ये महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की याद में मनाया जाता है, लेकिन आज के दौर में इसका क्या महत्व है? आज इसका महत्व शायद पहले से भी ज्यादा है। इसके 2 बड़े पहलू हैं। पहला तो है आर्थिक। रेमिटेंस, यानी जो पैसा वो भारत भेजते हैं। बिल्कुल, वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा सहारा है। और दूसरा, और शायद उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर कैसे? देखिए, जब गूगल या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ एक भारतीय मूल का व्यक्ति बनता है, या जब कोई भारतीय डॉक्टर विदेश में नाम कमाता है, तो उससे पूरी दुनिया में भारत की एक सकारात्मक छवि बनती है। प्रवासी भारतीय दिवस इसी शक्ति को पहचानने और सम्मान देने का दिन है। और भारत की यही सॉफ्ट पावर हमें स्वास्थ्य क्षेत्र में भी दिख रही है। बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर केयर पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। जी, ये क्षेत्रीय सहयोग का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि बिम्स्टेक में भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। सही कहा। और इन देशों में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां, संसाधनों की कमी और आबादी का दबाव लगभग एक जैसा है। कैंसर जैसी बीमारी से कोई एक देश अकेले नहीं लड़ सकता। तो ये ज्ञान साझा करने जैसा हुआ? बिल्कुल। होमी भाभा कैंसर अस्पताल जैसी संस्था में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने का एक बेहतरीन मॉडल है। जब हम मिलकर रिसर्च करते हैं और अपने डॉक्टरों को ट्रेन करते हैं तो उसका फायदा पूरे क्षेत्र को मिलता है। और अब खेल की दुनिया की बात करते हैं। एक तरफ क्रिकेट और फुटबॉल का दबदबा है, वहीं बेंगलुरु में 44वीं जूनियर नेशनल खो-खो चैंपियनशिप शुरू हुई है। क्या ऐसे आयोजन सिर्फ एक औपचारिकता है या इनसे सच में कोई फर्क पड़ता है? नहीं, इनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मुझे याद है स्कूल में हम सब ने खो-खो खेला है, लेकिन कितने लोग इसे प्रोफेशनल तौर पे आगे ले जाने की सोचते हैं। हाँ, ये तो है। ये चैंपियनशिप इसी सोच को बदलने की एक कोशिश है। जब लगभग 1000 युवा लड़के लड़कियां राष्ट्रीय स्तर पर खेलने आते हैं, तो ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं होता, ये जमीनी स्तर पर एक इकोसिस्टम बनाता है। ये बच्चों को बताता है कि खो-खो में भी करियर बनाया जा सकता है। हमारे अपने स्वदेशी खेल को जिंदा रखने का एक तरीका। बिल्कुल, उसे जिंदा रखने और सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका है ये। खेल से अब वित्तीय दुनिया की ओर चलते हैं। हिंदी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 के लिए चुना गया है। जी, ये एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है। ये पुरस्कार दूसरों से अलग कैसे है? ये पुरस्कार इसलिए अलग है क्योंकि इसका एक बहुत स्पष्ट मकसद है, ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति से जुड़े साहित्य को सम्मानित करना। आज जब भारत तेजी से शहरी हो रहा है, तो एक तरह का सांस्कृतिक आंदोलन भी चल रहा है जो हमारी ग्रामीण जड़ों को सहेजने की कोशिश कर रहा है। मैत्रेयी पुष्पा का लेखन हमेशा से ग्रामीण भारत, खासकर वहाँ की महिलाओं के संघर्ष की आवाज रहा है। तो ये सिर्फ एक लेखिका का सम्मान नहीं है? नहीं, ये उस पूरी साहित्यिक धारा को मान्यता देना है जो मानती है कि भारत की असली कहानी आज भी उसके गांवों में बसती है। और गांवों की कहानियों से निकलकर अब शहरों में एक रोमांचक पहल की बात करते हैं। लखनऊ में भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी शुरू होने जा रही है। हाँ,
ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सिंगापुर की नाइट सफारी के बारे में तो मैंने बहुत सुना है, लेकिन भारत में ये कॉन्सेप्ट कितना सफल हो सकता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। इसे लखनऊ के कुकरेल वन क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसका आइडिया ये है कि कई जानवर रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं। नाइट सफारी लोगों को उन्हें उनके प्राकृतिक व्यवहार में देखने का एक अनूठा मौका देती है। लेकिन इसकी चुनौतियां भी तो होंगी। बहुत हैं। सबसे बड़ी चुनौती है संतुलन बनाना, मतलब पर्यटकों को एक अच्छा अनुभव भी देना और जानवरों को परेशान भी ना करना। इसके लिए विशेष तरह की मंद रोशनी, शांत गाड़ियां और सख्त नियमों की जरूरत होगी। अगर ये सफल होता है तो ये इको टूरिज्म और वन्य जीव संरक्षण की शिक्षा के लिए एक नया मॉडल बन सकता है। खेल जगत से एक और बड़ी खबर है। भारत 2029 में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की मेजबानी करेगा। जी। ये ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम्स जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये अहम क्यों है? ये आयोजन भारत की आयोजन क्षमता को एक अलग स्तर पर साबित करने का मौका है। इसमें 70 से ज्यादा देशों के पुलिसकर्मी और फायर फाइटर्स हिस्सा लेते हैं। ये एक तरह से यूनिफॉर्म पहने हुए एथलीट्स का ओलंपिक है। और ये गुजरात में हो रहा है? जी, अहमदाबाद और गांधीनगर में। ये भी दिखाता है कि आप बड़े इवेंट सिर्फ दिल्ली मुंबई तक सीमित नहीं है। ये भारत की इवेंट होस्टिंग महत्वाकांक्षाओं का एक हिस्सा है, जो दुनिया को संदेश देता है कि हम किसी भी तरह के वैश्विक आयोजन के लिए तैयार हैं। और आज की हमारी आखिरी खबर ऊर्जा के क्षेत्र से है, जो शायद भविष्य की एक झलक दिखाती है। पंजाब में भारत का पहला मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। ये पारंपरिक हाइड्रो पावर से कैसे अलग है? ये तकनीक मतलब बहुत क्रांतिकारी हो सकती है। जैसे ऐसे समझिए, बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट एक विशालकाय वेल की तरह है, जिसे नदी को रोककर एक बहुत बड़ा बांध बनाना पड़ता है, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता है। हाँ, वो तो होता है। वहीं हाइड्रोकाइनेटिक तकनीक छोटी छोटी फुर्तीली मछलियों की तरह है। इसमें आपको नदी को रोकने की जरूरत नहीं, आप बस बहते पानी में एक टरबाइन लगा देते हैं और बिजली बनने लगती है, बिना किसी बड़े बांध के। बिल्कुल। नंगल हाइडल नहर पर लगा ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि हम बिना बड़े बांध बनाए भी नहरों और छोटी नदियों की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऊर्जा का भविष्य हो सकता है। तो आज हमने अर्थव्यवस्था की निर्भरता से लेकर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता तक कई अलग अलग पहलुओं पर बात की। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल क्या है जो हमारे जहन में रहना चाहिए? आज की हमारी बातचीत में एक धागा साफ दिखता है, संतुलन बनाने की कोशिश। हम चीन पर निर्भरता और आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन बना रहे हैं। हम जनसंख्या पर नियंत्रण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन खोज रहे हैं। हम शहरी विकास और ग्रामीण पहचान को सहेजने का संतुलन साध रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे 9 जनवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस्ड तरीके से। आज का क्वेश्चन है, हरियाणा का 23वां जिला कौन सा बना है? Which became Haryana's 23rd district? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।